आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बिकम लेखाकार पे। आज हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है टीएस ग्रेवाल का। ये फॉलोइंग डाटा आपको गिवन है, साइड में मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम सीधा एडजस्टमेंट्स करते हैं, बाद में इनकी पोस्टिंग कर लेंगे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। बहुत सिंपल है, वो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। इधर हमारा मेन फोकस विल बी ऑन द एडजस्टमेंट्स। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक आपको 64,000 दे रखा है, तो हमें ये पता है कि तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाता है, दो जगह जाता है। क्यों जाता है अगर आपको नहीं पता तो मैं जब अभी एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, यानी प्रॉपर जब मैं इसकी पोस्टिंग करके दिखाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एसेट साइड तो सबको पता है क्योंकि इट इज एन एसेट। जो भी आखिरी में स्टॉक बचा है हमारा करंट एसेट्स होता है, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों जाता है, जब एडजस्टमेंट करेंगे तब इसको डिटेल में समझ लेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग, देखो एडजस्टमेंट का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमने ईयर के बीच में रिकॉर्ड नहीं करी अभी तक, तो ठीक है आप रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग की बेसिकली जब आप एंट्री पास करते थे तो आप रिकॉर्ड करते थे वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब वेजेस का खर्चा हो चुका है, खर्चा हो चुका है तो इस साल का खर्चा माना जाएगा, चाहे पे कराओ चाहे ना कराओ, इट इज इमैटेरियल। पर खर्चा तो है, खर्चा है तो डायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो डायरेक्ट में जुड़ जाएगा, पीएनएल इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो पीएनएल में ऐड होना जाएगा। सेकेंडली, वेजेस आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी भी बन गई क्योंकि आई हैव नॉट पेड, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और ये खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देंगे क्योंकि डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। आगे देखो, थर्ड है बेड डेट। बेड डेट जो है, हमारी बेड डेट की एंट्री होती है, मैं छोटी छोटी लिख रहा हूँ, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेसिकली बेड डेट हमारे लिए खर्चा होता है, खर्चा होता है तो पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा। दूसरा, बेड डेट हमारा डेटर को डिक्रीज कर देता है, पैसा डूब गया, डूब गया तो भाई मेरे डेटर कम हो जाएंगे, तो फ्रॉम द एसेट साइड आई विल डिक्रीज द बेड डेट। Then the next is provision for doubtful debt to be paid for 5%. प्रोविजन हमें मेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी 5% हमें 5% बनाना है। तो ये हमारा फ्यूचर में डूबने की उम्मीद है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फ्यूचर लॉस इज स्टूडेंट लॉस। तो आज का लॉस है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो खर्चा दिखा देंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा, मेरा डेटर कम हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा तो करके दिखा देंगे। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, रेंट हमने 11 महीने का पे करा है, तो यानी कि एक महीने का भी नहीं पे करा, 11 का पे करा, एक महीने का नहीं करा, तो यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग है। पर सर अमाउंट तो दे नहीं रखी, अरे क्यों नहीं दे रखी, ऊपर देखो रेंट, यहाँ पे देखो 22,000 है, ऊपर देखो सबसे पहला 22,000। ये 22,000 मैंने कितने महीने का पे करा है, अरे क्वेश्चन में साफ साफ तो लिखा रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, 11 महीने का पे करा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 11 महीने का रेंट है तो एक महीने का कितना होगा, आप इजीली बता दोगे, डिवाइड बाय 11, सर एक महीने का 2,000 पे होगा। तो अगर एक महीने का 2,000 पे हुआ तो यही तो निकालना है एक महीने का कितना बाकी है, 2,000 बाकी है। आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है तो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। खर्चा है, खर्चा दिखा दो, पे नहीं करा तो लाइबिलिटी दिखा दो। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 में। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो इंश्योरेंस पे करा हुआ है ना वो 31 मई तक का पे करा हुआ है। अब देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ये थोड़ी कि मैं इंश्योरेंस 1 अप्रैल को ही लूंगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मेरा जब मन करेगा मैं तब इंश्योरेंस ले लूंगा। तो इस केस में क्या करा हुआ है, जिस पर्सन की बुक्स है उसने इंश्योरेंस जो ले रखा है वो 31 मई तक का ले रखा है। बट प्रॉब्लम ये आ गई दैट वी आर क्लोजिंग अवर फाइनेंशियल्स ऑन 31 मार्च 2021, ईयर तो इसी दिन एंड होता है। बट इसने जो इंश्योरेंस ले रखा है वो पूरे साल का ले रखा है, और देखो यहां से यहां तक का ले रखा है, मतलब एक साल 31 मई 2020 को लिया होगा और 31 मार्च 2021 तक के लिए ले लिया होगा, क्योंकि द प्रीमियम इज एंडेड ऑन 31 मई, ये लिखा हुआ 2021। तो यहां तक का ले लिया, बुक्स यहां क्लोज कर रहे हो, तो इसका मतलब हमने आगे का एडवांस पे करा हुआ है। कितना, अप्रैल में, 2 महीने का तुमने ज्यादा पे करा हुआ है, क्योंकि दिस एक्सपेंस डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, दिस एक्सपेंस जिस 2 मंथ जो अप्रैल और मई वाला है दिस बिलोंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का खर्चा माना जाएगा, इस साल का नहीं माना जाएगा, तो अगले साल की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, इस साल की बुक्स में खर्चा नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 महीने का निकालेंगे कैसे, ऊपर देखो इंश्योरेंस, ये रहा 3600, ये कितने महीने का पे करा होगा,
पूरे 12 महीने का पे करा होगा, 31 मई से लेके 31 मई तक, 31 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो ये पूरे 12 महीने का है। तो एक महीने का कितना आ गया 300। हमने कितने महीने का एडवांस पे करा हुआ है 2 महीने का, 2 महीने का कितना आ गया 600। ये 600 हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। सिंपल। प्रीपेड है, इस साल का खर्चा नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चों में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साल का नहीं है। और जो मैंने एडवांस पे कर रखा होता है इट बिकम माय एसेट ऑन द बैलेंस शीट इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। नेक्स्ट देखिए, लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को लोन लिया है मैंने। तो ये हमें किस लिए दिया होगा, इंटरेस्ट के लिए दिया होगा। लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आओ ऊपर देखते हैं, यहां पर हमें दे रखा है 8% लोन ले रखा है मैंने 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 रुपए का 8% इंटरेस्ट 6 महीने का। ये अक्टूबर को लिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने यूज करो तो 6 महीने का ब्याज दूंगा ना, पागल थोड़ी होगी पूरे साल का दे दूंगा। इंटू 6/12 कर लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 1000 रुपीज आएगा। तो 1000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट बन गया यहाँ पर। मैं कैलकुलेशन से चेक कर लेता हूँ। 8% फॉर 6 मंथ, यस इट विल बी 1000 रुपीज। अब एक बात और याद रखनी है आपको, आप ऊपर चेक कर लो सर क्या इसकी एंट्री पास तो नहीं करी हुई, क्या पता कहीं आपने ऊपर खर्चा दिखा रखा हो। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में इसको पहले इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ तो इट बिकम एन एडजस्टमेंट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, अभी तक आपने इसको किताबों में ही नहीं दिखाया। अगर ऊपर दिखा रखा है तो वेल एंड गुड, आपने पहले से एंट्री पास करी हुई है। तो मैं पूरे ट्रेडिंग और अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करूंगा कहीं इसमें इंटरेस्ट का एस्पेक्ट तो नहीं देखा, खर्चा तो नहीं दिखा रखा 1000 रुपए। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा तो मुझे कहीं 1000 रुपए इंटरेस्ट का नहीं दिखा। तो इसका मतलब सर अभी तक आपने किताबों में दिखाया ही नहीं है, इट बिकम योर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अगर दिखा रखा होता तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। सर अगर कुछ कम दिखा रखा होता तो बच्चों जितना दिखा रखा है, सपोज करो किताबों में 600 दिखा रखा है तो 400 रुपए भी नहीं दिखाया, 400 रुपए आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट पास कर दो। अभी हमने कुछ भी नहीं दिखाया तो पूरे 1000 रुपए की एंट्री पास कर देंगे, इंटरेस्ट को खर्चा दिखा देंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, सॉरी पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में एज एन खर्चा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एज अ लाइबिलिटी। उसके बाद लास्ट है डेप्रिसिएशन, मशीन और फर्नीचर पे लगाना है तो मशीन और फर्नीचर की दोनों की वैल्यू कम कर देंगे इतने इतने परसेंट से और पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में उसको खर्चा दिखा देंगे। आओ एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा 80,000। उसके नीचे ड्राइंग्स दे रखी थी, मैं ऐसा करता हूँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ और ड्राइंग्स को साथ के साथ ही करते हुए चलता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर मैंने देख ली थी 18,000 थी ड्राइंग, तो यहीं के यहीं लिख दिया, दोबारा नीचे नहीं आना पड़ेगा। सेल्स, बाय सेल्स कर लेता हूँ, एक चेक कर लेता हूँ सेल्स रिटर्न गिवन तो नहीं है। तो यहाँ पर आउटवर्ड दे रखा, आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न, तो वो सेल्स रिटर्न इसके अंदर नहीं है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। परचेज इज टू परचेज करके मैंने 82,600 लिख लिया। एक रिटर्न आउटवर्ड इसमें से माइनस होगी, जब आएगा तब लिख दूंगा। परचेज के बाद नीचे स्टॉक दे रखा था, अगर ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दे रखा होता है बच्चों वो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डेट भी लिखी हुई है आगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड हमारी परचेज रिटर्न होगी, परचेज में से मैंने माइनस कर दिया। कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, डायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1200। वेजेस डायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो मैंने यहां लिख दिया। पर मुझे याद आया कि वेजेस में तो एडजस्टमेंट थी, मैंने जगह छोड़ दी, लास्ट में करूंगा। टाइम कितना बचेगा, देखो मैं तीनों चीजें एक साथ बना रहा हूं, टाइम कितना बचेगा। पावर, पावर इज अ डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। हैवी इलेक्ट्रिसिटी जो कि फैक्ट्री में लगती है, गुड्स की डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जुड़ती है। मशीन 50,000 और फर्नीचर 40,000, मैंने दोनों साथ के साथ लिख दिया। मशीन 50,000, मुझे याद है इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी। फर्नीचर मुझे इस पे भी याद है थोड़ा सा डेप्रिसिएशन लगाना है, थोड़ी सी इसमें भी जगह छोड़ दी। देन उसके बाद रेंट, रेंट इज माय इनडायरेक्ट नेचर खर्चा, तो ये इधर आ जाएगा 22,000, मुझे याद है एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ दी। सैलरी, सैलरी की शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं, सैलरी डायरेक्ट आ जाएगी 50। इंश्योरेंस बिल्कुल सही कहा आपने, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में जगह छोड़ दी। बैंक लोन इज माय लायबिलिटी,
25,000 on the liability side, 8% bank loan, 25,000. फिर उसके बाद क्रेडिटर और कैश है. क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 18,900 एंड कैश 1,500 on the asset side. On the asset side 1,500 rupees. इतना हमने कर दिया. थोड़ा सा ये मार्केट गड़बड़ कर रहा था. 1,500 just 1,500 रुपीज ये आ गया. थोड़ा मार्कर उस तरफ. क्लोजिंग स्टॉक 64,000 है. क्लोजिंग स्टॉक हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है क्योंकि ये वो स्टॉक होता है जो बच गया. ये स्टॉक हमारा बचा हुआ स्टॉक है, तो ये हमारा एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं आना चाहिए. पार्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आइदर इट इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक और परचेज, दोनों यानी मेरे खर्चों में जोड़ा होगा. भाई जो सामान खरीदा होगा वही तो बचा होगा. तो जो बच गया वो तुम्हारे इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. 64,000 ये बच गया, मेरे ये खर्चा थोड़ी माना जाएगा. ये तो अगले साल बिकेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं. एंड दूसरा ये मेरा एसेट बन जाता है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैंने इसको लिख दिया. मैं अगले में मार्कर चेंज कर दूंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक बच्चे को. 64,000. अब आगे देखिए, इसके बाद हमें मैं रेड कलर ले लेता हूं. सेकेंड एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग. वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसी वेजेस जो अभी तक मैंने पे नहीं करी. तो मेरा खर्चा है, सबसे पहले देखो मैंने खर्चे में दिखा दिया टू वेजेस करके. टू वेजेस आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, टू वेजेस भी लिख सकते हैं. 2400. सॉरी वेजेस मेरा थोड़ा मार्कर अटक रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गई. वेजेस इज एन एक्सपेंस ऑफ डायरेक्ट नेचर. तो वेजेस के अंदर ऐड होगा जाके, क्योंकि ऑलरेडी हेड खुला हुआ है. अगर हेड नहीं खुला होता वेजेस का, तो हम क्या करते, इसके अंदर नया हेड खोलते थे, जैसे मैं नीचे खोल रहा था ट्रेडिंग अकाउंट में खोलते पर. तो वेजेस में जाके मैंने ऐड कर दी. सेकेंडली इट इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वेजेस आउटस्टैंडिंग लिख लिया 2400. फिर उसके बाद बेड डेट मेरा खर्चा है और दूसरा मेरे डेटर को कम करेगा. मैंने यहाँ पे डेटर डायरेक्टली लिख लिया, इसके अंदर दो एडजस्टमेंट थी, तो मैं डेटर को मिटो के नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि आई नो इट हैज टू एडजस्टमेंट ना, तो वो दिखानी तो पड़ेगी. तो मैंने यहाँ लिख दिया डेटर 20,600 थे शायद. यस 20,600 थे डेटर, तो मैंने नीचे लिख लिया. अब मुझे पता लग गया इसके अंदर से बैड डेट हो गए 600 मेरे डूब गए, तो डेफिनेटली माई डेटर विल डिक्रीज बाय 600. तो 20,000 ये आ गया. 600 अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो. और दूसरा बैड डेट मेरा खर्चा है, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा. टू बैड डेट 600 पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दिया. फिर उसके बाद आगे दे रखा था प्रोविजन बनाना है 5% ऑन बैड डेट ऑन डेटर. तो अब क्या करेंगे, डेटर अब हम बोलेंगे 20,000 के. 20,600 के थे, 600 डूब गए. अब हम बना रहे हैं कितने डूबेंगे, कितने डूबने की उम्मीद है आगे. तो भाई जब जिससे 20,000 पे लेना है उसी से तो उम्मीद लगाएंगे. जो डूब गया उससे थोड़ी बोलेंगे कि भैया तेरा और डूबने की उम्मीद है, वो तो पहले डुबा गया पूरे पैसे. तो अब जो प्रोविजन बनेगा हमारा वो 20,000 पे बनेगा, ना कि 20,600. कहीं बच्चे 20,600 पे बना लेते हैं. भाई 20,600 था, 600 तो डूब ही गया ना. अब हम क्या बना रहे हैं, कितना डूबने की उम्मीद है, तो वो इस पे डूबने की उम्मीद होगी. वो कितने परसेंट है, प्रोविजन 5%. तो 1,000 पे डूबने की उम्मीद है. 19,000 हमारे डेटर बच गए. अब ये 1,000 पे मेरा खर्चा भी हो गया, तो इसलिए नया बनाने की जगह बेड डेट में जोड़ देंगे टू प्रोविजन, एड प्रोविजन फॉर बेड डेट. न्यू ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा बढ़े. न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट 1,000. तो टोटल मेरा खर्चा 1,600 रुपीज हो गया. 600 बेड डेट का, 1,000 प्रोविजन का, टोटल खर्चा 1,600 रुपए और 1,600 रुपीज आई हैव डिडक्टेड फ्रॉम डेटर. रेंट आपने 11 मंथ का पे करा था, तो मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर आपको 22,000 रेंट दे रखा था इन द ट्रायल बैलेंस. और मैंने आपको कहा था ये 22,000 11 महीने का है, तो एक महीने का कितना हुआ 2,000, और एक महीने का भी बकाया है.
आउटस्टैंडिंग है। तो एक महीने का भी आपने रेंट नहीं पे करा तो रेंट इज योर एक्सपेंस, पहले तो खर्चा दिखा दो कि भाई 22 था, 2000 नहीं पे करा, वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे पे कराओ चाहे ना कराओ, द एक्सपेंस बिलोंग टू करंट ईयर, देन द टोटल एक्सपेंस विल बी 24,000. Secondly, we have not paid this rent, it become our liability, rent outstanding 2000 on the balance sheet liability side. हमने लिख दिया। फिर उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस आपने 31 मई तक का पे करा हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने अप्रैल और मई आगे का फ्यूचर का 2 महीने का और पे करा हुआ है। टोटल 3600 था जो कि पूरे 12 महीने का था, पर एनम पे करा है आपने, ये देखो पूरे साल का पे करा हुआ है, तो 3600 12 महीने का पे करा होगा मार्च मई तक का, 2 महीने का ज्यादा पे करा हुआ है तो 600 रुपया। तो 600 इज प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर का है, इस ईयर का खर्चा नहीं है, तो देखो मैंने इस ईयर के खर्चों में से कम कर दिया, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 600, टोटल लिखा दिया 3000। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी एसेट बन गई, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 600। इधर आके मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, चलिए वो अपने आप आ जाएगा 600 रुपये थोड़ी देर में। आगे देखो, लोन हमने बैंक से लिया था 1 अक्टूबर को, ये रहा लोन 25,000 रुपए का। तो आओ, हमने कहा था जो 25,000 रुपए का लोन लिया था ये हमने 8% के इंटरेस्ट रेट पे लिया था, एंड अक्टूबर को लिया था तो 6 महीने यूज करा होगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे 1000। हमने ऊपर चेक करा, मैंने इंटरेस्ट कहीं पे नहीं करा, तो मेरे लिए खर्चा बन गया, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 1000। और इसको ये लाइबिलिटी भी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखा दो। लोन के अंदर बच्चों ऐड भी कर सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि वो लोन का ही अमाउंट बन जाता है और अगले साल जो इंटरेस्ट होगा वो लोन के ऊपर भी होगा और जो इंटरेस्ट नहीं पे करा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए कुछ कभी कभार हम इसको इसमें भी ऐड कर देते हैं, वो भी 100% करेक्ट है और ये भी 100% करेक्ट है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन देनी है मशीन की 10% और फर्नीचर की 5%। तो मशीन में मैंने लिखा लेस डेप्रिसिएशन 5000, शायद मेरे पीएनएल अकाउंट थोड़ा सा छोटा बन गया, कोई नहीं, 45,000 यहाँ लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5000। मैं ये बैलेंस शीट रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा पीएनएल अकाउंट छोटा बन गया है, ये थोड़ा सा मैंने इसको रब कर दिया, आप मान के चलना ये नीचे वाली बैलेंस शीट ही है, हल्का हल्का मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर, बैलेंस शीट, एंड दिस इज अवर एसेट साइड, that one is our liability side, छोटा छोटा लिख दिया, आप समझ लेना बच्चों इतना। फिर इसके बाद एक डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी कर देते हैं, नीचे डेप्रिसिएशन का रेट है 5%, तो इसका 5% इज 700, 13,300, और यहाँ पे आ जाएगा 700 डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब क्वेश्चन खत्म, आंसर मिलाते हैं और कुछ बचा ही नहीं। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लू कर लेते हैं, तो इसका टोटल करते हैं 5 4 9 6 5 11 219। अगर मैं 219 यानी 2,19,000 में से माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा बच्चों टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, 2,19,000 माइनस 42,000 माइनस 81,000 माइनस 1,200 माइनस 12,400, तो ये आया बच्चों मेरा 82,400। और ये ग्रॉस प्रॉफिट में उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 82,400, and from this 82,400 we have to deduct all the indirect nature expenses to get our net profit। तो आइए माइनस, मैं दो को ऐड कर रहा हूँ, 39,000 माइनस 4,600 माइनस 6,700, तो ये आया बच्चों 32,100, बिल्कुल हमारा आंसर मिल रहा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एंड इसको कैपिटल में ऐड करते हैं, ये देखो, और इसके अंदर ये 18,000 एक मुझे माइनस करना है, तो शायद 112,100 माइनस 18,000, कैपिटल आई हमारी 94,100। इसके अंदर जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं एक्सटर्नल वो सारी ऐड कर लेते हैं, ये है प्लस 25,000 प्लस 18,900 प्लस 4,400 प्लस 1,000, 1,43,400 आएगा। एक बार एसेट साइड का भी वेरीफाई कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास खत्म करेंगे। 45,000 plus 13,300 plus 1,500 plus 64,000 plus 19 and plus 600,
इधर का भी आ गया 1,43,400, हमारा 100% आंसर मैच कर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत